और बताइए क्या हाल है। बस बढ़िया सर। आप तो उस मीटिंग में भी आते हैं। जी। नाविक सर के मीटिंग में भी आप रहते हैं। सर मिल जाता है तब। हाँ। जय निषाद सर। जय निषाद सर। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। भूपेंद्र सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज जो ये मीटिंग हमने रखी है, ये तो 21 तारीख से चल रही है। अपने समाज के ग्रुप में हमने नहीं डाला था। और चूंकि तीन मीटिंग हो गई, ये तीसरी है। अरे ये चौथी है। जी जी जी। 21 सितंबर को जब आपका विश्व शांति दिवस था, उसी समय हमने इसको चालू किया। उस दिन संयोग से शनिवार था। और जी जी। इसको चलाने का मेरा मेन मकसद ये था कि हम अपने समाज को तो लेकर चल ही रहे हैं, अपने समाज को लेकर चल रहे हैं, तो अदर समाज कुछ छोड़ रहा है। और उसको भी पकड़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम, और एक चीज़ आज हमको बड़ा ज़्यादा जो है कि आज कल से ही जो विश्व की स्थिति है, इस पर बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट ये है कि चाहे जो भी हो, लोग माने या ना माने, कहें अंग्रेज छोड़ के चले गए या अन्य छोड़ के गए या आज़ादी मिली, हकीकत तो ये है कि न तो अंग्रेज छोड़ कर गए और न ही आज़ादी मिली। ये सबसे बड़ी हकीकत है, लोग मानेंगे नहीं। हकीकत ये है कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया और दोनों दमीजोद हो गए, नागासाकी और हिरोशिमा एकदम गायब हो गया, नेस्तनाबूत हो गया, तब लोग डर के मारे इस चीज़ को जो है कि ये अपना, अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम तो लंदन कितना बड़ा है ही है, अगर हम अब भी नहीं छोड़ेंगे तो हम भी जो है नागासाकी और हिरोशिमा की तरह पूरे धरती से गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसने अपना विकल्प वापस लिया और सबको छोड़ दिया कि आप लोग स्वतंत्र होकर के अपने काम करिए। और उसमें एक आदमी उसमें सहयोग किया, रॉक चाइल्ड। रॉक चाइल्ड ने सहयोग किया। उसने ये कहा कि सबकी आर्थिक स्थिति को अपने हैंड में रख लीजिए, आर्थिक स्थिति को हैंड में रख करके विश्व बैंक बना लीजिए। और जो दो संगठन उस समय कार्य कर रहे थे, ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ और एक और कोई संगठन था, दोनों जो है कि पूरे राष्ट्रों को एक करने के लिए चल रहे थे, उन्हीं दोनों संगठनों में से संयुक्त राष्ट्र संघ को लोगों ने पकड़ लिया। ये सबसे बड़ी विडंबना है, मैं जहां तक जानता हूं। और मुझे ये पूरा का पूरा जो है कि पूरा विश्वास है कि केवल यही है। अब लोग कहें कि आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी, ये सब जो है कि न तो लंदन विश्व पूरे जो है कि विश्व को खाली करता, न तो छोड़ता, वो उस पर अपना कब्जा रखे रहना चाहिए, चाहता था और आज भी रखे है। विश्व बैंक उसके हैंड में ही है और किसी के हैंड में नहीं है। कोई कह दे, कोई बता दे कि नहीं विश्व बैंक किसी और के हैंड में है, या विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कि है, या विश्व बैंक किसी जो है कि सभी राज्य, जितने राष्ट्र हैं सभी 195, अब है तो टोटल 224 राष्ट्र, अब संयुक्त राष्ट्र केवल 195 को मान्यता दे रहा है, वही जो है कि गूगल भी बता रहा है। टोटल 224 राष्ट्र हैं पूरे विश्व में, और 195 पे ही सभी लोग अटके हुए। तो ये स्थिति है, इससे हम थोड़ा सा प्रभावित हुए। तो हमने डाला, हालांकि एक तमाम ग्रुपों में हम डाले हैं। एक ग्रुप तो अधिवक्ताओं का ग्रुप है, क्रांतिकारी अधिवक्ता ग्रुप, जिसमें 900 मेंबर हैं। और 900 मेंबर में से के कुछ लोगों ने हमको कहा कि भाई शांत की दुनिया तो इस धरती पे है ये नहीं है। अब कुछ लोगों ने कहा कि आप शांत की तरफ चल रहे हैं और यहाँ मुस्लिम समुदाय पूरी धरती को जो है कि कब्जा करने पर चल रहा है, या तो धरती रहेगी या मुस्लिम समुदाय रहेगा। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया है। तो
हम इसी पर आज हम ये रखना चाहते थे कि आखिर इसका नाम हमने रखा है विश्व शांति मिशन, और विश्व परिवार, विश्व परिवार उसका नाम रखे हैं। अब उसमें हमने एक खाका बनाया है और आज वो हम रखना चाहते थे, यदि सर का इजाज़त हो। चूँकि दो ही लोग हैं, आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, भूपेंद्र निषाद एडवोकेट, और आप अनिल सोंधिया बाबू, आप कहाँ से हैं? आप भी जरा परिचय दे दीजिए। जी अनिल सोनजी, सतना से हूँ सर मैं, मध्य प्रदेश एमपी। जी जी सतना जिला। जी जी, जी सक्रिय रहते हैं आप मीटिंग में, कई मीटिंग में आपको हमने देखा है, तभी इसीलिए हम परिचित भी हैं। तो सर जी जी इजाज़त अगर हो तो हम अपने उस प्रारूप को रखें जिसको लेकर के हम चाहते थे कि ये विवाद इससे समाप्त हो जाएगा, यही हमने ग्रुप में रखा है। जी जी, सर, भूपेंद्र बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। भूपेंद्र सर का भी इजाज़त मिल जाए, क्योंकि हमारे जी काफ़ी जी सीनियर हैं। जी जी हाँ सर, इजाज़त दे रहे हैं आप? भूपेंद्र सर, लगता है आपका माइक, हाँ जी जी, हाँ बताएं। हाँ आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ बताएं। जी सर, अरे नागर क्या क्या देश है आपका? हम इजाज़त चाहते हैं, बताएं। हमने एक जो है कि प्लान बनाया है, और वो प्लान आपके सामने हाँ, रखें, आप उसको देखिए। आप आपका आपके सारे प्लान का मैं अक्षरशः समर्थन करता हूँ, करता रहूंगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसको तो जानना भी तो आदेश होगा आवश्यक मैं है। पालन अब प्लान करूंगा। हमारे दिमाग में ही रह जाए, धरती पे जी सर, हमें बोलना भी है क्या? पहले आप उसको देख जान तो लीजिए, तब उसको बताइए कि हाँ सही है कि गलत है। क्योंकि आपका राय उस पर हमको चाहिए। नहीं, इस पर कुछ बोलना है हमें आज क्या? नहीं नहीं, इस पर अगर आप बोलेंगे तो ऑल दी बेस्ट है इस विषय पर। और चूंकि विश्व परिवार जो बनाने की बात है, वो हमारा एक प्लान है। और जो विवाद चल रही हैं, जैसे धरती पे विवाद जो चल रही हैं, आपस में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का रीजन केवल भूमि विवाद है। और भूमि विवाद ये खत्म किया जा सकता है, और वह कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर हमने एक प्लान बनाया है। आप चाहते थे कि प्लान को आपके सामने रखें, जैसा इजाजत हो। जी जी, वो है कि विश्व की एक सत्ता बने, विश्व की एक सत्ता बनाई जाए, और वो एक सत्ता जो बने, उस सत्ता को बनाने में पूरे धरती का एक बराबर जो है कि विभाजन किया जाए। और एक बराबर कैसे विभाजन किया जाए कि हर 15-15 अंश पर, जो आपका ये काल्पनिक रेखा जो मानी जाती है कि इतने डिग्री पे है, तो जो हर 15-15 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी जो है कि पूर्वी अक्षांश, दोनों पे सीधी रेखाएं खींच खींच दिया जाए, तो 15-15 अंश, एक अंश लगभग 100 किलोमीटर का माना जाता है। एक अंश, दो अंश में 200 किलोमीटर, 15 अंश में 1500 किलोमीटर। तो एक राष्ट्र आपका 1500 किलोमीटर लंबा, 1500 किलोमीटर चौड़ा होगा। ये हमारी एक जो है कि परिकल्पना है कि अगर इस ढंग से व्यवस्था कर दिया जाए, और पूरे विश्व का जो जीरो ग्रेविटी, जहां जीरो अंश माना जा रहा है, वो आपको दक्षिण अफ्रीका में है, और वहां पे अगर पूरा 15 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और 15 अंश पूर्वी अक्षांश रेखा, दोनों के मध्य 3000 किलोमीटर में विश्व विधान का क्षेत्र बनाया जाए, विश्व सरकार का, तो वहां से पूरे विश्व को बड़े ही आसानी से संचालित किया जा सकता है।
और ऐसी स्थिति में न तो किसी राष्ट्र का भूमि छोटा होगा और न किसी का बड़ा होगा। जैसे 15-15 अंश पे 200 मीटर चौड़ी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग बना दी जाए। अब रह गई बात कि जहाँ नदी या समुद्र आ जाएगा, ठीक है, समुद्र आ जाएगा, लेकिन भूमि क्षेत्र पे तो उसको बनाया जा सकता है उस काल्पनिक रेखा पे। तो उस काल्पनिक रेखा पे अगर सड़क बना दिया जाए 200 किलोमीटर 200 मीटर चौड़ा, और उसके सड़क के बगल जो दोनों साइड में जगह हो, एक एक सड़क के दूसरी तरफ एक राष्ट्र हो, दूसरी सड़क के दूसरी तरफ दूसरा राष्ट्र हो, तो ऐसी स्थिति में विवाद कतई नहीं होगा। और जो आज लोगों की लड़ाइयां हैं ये ऑटोमेटिक तुरंत समाप्त हो जाएंगी अगर इस पर आवाज जनता उठाए। यानी पूरे विश्व के लोग अगर इस पर आवाज उठाते हैं, जैसे आज इस समय 2 देशों की लड़ाई आज 8 देशों की लड़ाई में बदल गई है, और अगर इसमें से कोई भी एक देश अगर परमाणु बम फेंक दिया तो पूरे विश्व युद्ध होना तय है। कोई भी एक देश अगर परमाणु बम फेंक दिया या कोई भी जो है कि किसी भी दूसरे राष्ट्र पे फेंक दिया तो निश्चित है कि ऑटोमेटिक विश्व युद्ध होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जहां तक मुझे आंकड़न है कि जनवरी फरवरी में विश्व युद्ध होना तय है। जी सर, आपका नेटवर्क वीक है क्या? कट जा रहा है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर 1500 किलोमीटर के बीच में एक राष्ट्र को निश्चित कर दिया जाए कि 1500 किलोमीटर का राष्ट्र होगा, और जो अक्षांश रेखाएं हैं उस अक्षांश रेखाओं पर 200 मीटर लंबी चौड़ी जो है कि सड़क बना दिया जाए, और वो अंतर्राष्ट्रीय सड़क माना जाए, और वही अंतर्राष्ट्रीय सड़क एक तरफ जो है कि एक राष्ट्र को बना दे, एक तरफ दूसरे राष्ट्र को बना दे, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रत्येक राष्ट्र का जो क्षेत्रफल होगा वो सीमित होगा, निश्चित होगा कि आपका इतना है, चाहे वो जल क्षेत्र हो और चाहे स्थल क्षेत्र हो, चाहे जल स्थल दोनों मिला के हो। तो ऐसी स्थिति में विवाद पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, और जो वर्चस्व की लड़ाई है लोगों का, कि जैसे मुस्लिम जो तुष्टीकरण की बात कह रहे हैं कि हम इतने राज्य पे कब्जा कर रहे हैं, और हम अब अभी एक वायरल हुआ है कल का कि बांग्लादेश के कुछ मुस्लिम चिल्ला रहे हैं कि हम दिल्ली में भी कब्जा करेंगे। तो ये जो कब्जा करने की नीति है तुरंत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, जहां तक मेरी सोच है। अब इसमें और भी जो हमने और भी व्यवस्थाएं हमने किया है कि उसको वो 1500 किलोमीटर के बीच में उसके बीच में जो राष्ट्र की बात है वह 2-2 अंश पे एक राष्ट्र जो है, राष्ट्र को 2-2 अंश पे बांट दिया जाए 15 अंश के बाद। तो 2-2 अंश जब बांटा जाएगा तो आपको 200 किलोमीटर का एक राज्य मिल जाएगा, और इस प्रकार 49 राज्य प्रत्येक जो है कि राष्ट्र में होंगे, और इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र का जो एक दायरा होगा एक निश्चित होगा, और वो राष्ट्र में भी मनमाना, राज्यों में भी मनमाना नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमने जो है कि जिले का भी खाका बनाया, और जिले को भी उसी तरह डिवाइड करते हुए और राज्य को भी डिवाइड करते हुए, गांव को डिवाइड करते हुए हमने ये चीज़ सामने रखा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्लान है यह कैसा है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। हालांकि और कोई है नहीं। भूपेंद्र सर बताइए सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आवाज आ रही है, बताइए। आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ हाँ, आपकी आ आवाज रही है आवाज?
जी सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। हाँ मेन एजेंडा ये है कि विश्व शांति कैसे हो। जी जी, मेन एजेंडा यही है। मेन एजेंडा यही है। जी तो ये विश्व शांति का मामला पैदा कैसे हुआ? ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जी ये मामला सुलगबुगाहट में आया था कि दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और राजशाही, उस समय कहीं लोकतंत्र था, कहीं राजशाही थी दुनिया में। यूरोपीय कंट्री लगभग डेमोक्रेटिक हो गए थे, कहीं कहीं राजशाही थी। तो सब अपना अपना कर रहे थे, तो कहीं से लड़ाई शुरू हो गई। किसी राजा को किसी ने मार दिया, कहीं कोई मार दिया गया। उसको लेकर के दो तीन देश इकट्ठा हो गए और उसको लेकर के बड़ा बवंडर पैदा हुआ। उसमें कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक राष्ट्रवाद भी नहीं था, वो कुछ देशों की अपनी एक ईगो थी जिसको लेकर के प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसमें कोई इकोनॉमिकल एजेंडा भी नहीं था और न कोई राष्ट्रवाद का मामला था। दूसरी चीज ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें हिटलर का आना सबसे ज्यादा दुखद हुआ और उसमें 50 लाख लोग मारे गए। और ये जो यहूदी हैं जिनसे फिलिस्तीन में आज इजराइल का जो उदय हुआ, बड़ा वॉन्डर मचा हुआ है एशिया में, साउथ एशिया में, वो सेकेंड वर्ल्ड वार एक नस्ली भेद का संगठन है और ये केवल और केवल ये अपना कोशिश कर रहा है कि यहाँ ब्राह्मणवाद कैसे स्थापित किया जाए। इसलिए उसने गांधी जैसे नेता को गोली मरवा दिया। बैकवर्ड के जो सामाजिक न्याय के लीडर उभर रहे थे उनको मरवा दिए। तमाम चीजें मर्डर यहाँ हुए। यहाँ भी गृह युद्ध हो सकता था। गांधी के मरने के बाद लोगों ने कहा कि मुंह बंद कर लीजिए और मौन व्रत धारण कर लीजिए। एक तो ये थ्योरी चल गई। सेकेंड वर्ल्ड वार में ही यूएनओ का निर्माण होता है इसलिए कि अब युद्ध ना हो दुनिया में। और युद्ध अगर होता है, अगर कोई युद्ध के लिए ललकारता है और युद्ध में होता है तो उसको युद्ध का अपराधी उस देश को घोषित कर दिया जाएगा, उस लीडर को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। उसी में आज़ादी की लड़ाई में कुछ हमारे लीडरों को, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में सेना का इस्तेमाल किया या सेना बना करके आज़ाद हिंद फौज बना के लड़ा। लेकिन उसमें दुनिया दो ध्रुवों पर थी, एक मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी देश थे। मित्र राष्ट्र और धुरी देशों के बीच में मित्र राष्ट्र जो थे उसमें इंग्लैंड, अमेरिका और उसमें रूस भी शामिल था। उस समय चीन का अभ्युदय उस रूप में जंग के रूप में नहीं आया था। वहाँ क्रांति का दौर चल रहा था, क्रांतियां विकसित हो रही थी और 1948 में चीन की क्रांति संपन्न हुई थी। उसके पहले 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। तो हुआ ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था उसमें हमारी आज़ादी की भी बात आई थी। हम आज़ादी की लड़ाई 1885 से ही लड़ रहे थे, 1857 से लड़ रहे थे। तो ये धीरे धीरे वो देश कमजोर हुआ वर्ल्ड वार के चलते, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ था अमेरिका से ब्रिटिश हुकूमत। मैं समझता हूँ 1879 में अमेरिकी क्रांति हो चुकी थी, इसलिए वहां से भी अंग्रेजों को भागना पड़ा था और दुनिया में वो कमजोर होना शुरू हो गए थे, जो दुनिया के लगभग देशों में कब्जा कर लिए थे। तो लगभग देश आज़ाद हो रहे थे। तो उसी दौर में हमारा भी देश आज़ादी की लड़ाई के लिए करा रहा था, लड़ाई लड़ ही रहा था।
और मेन मुद्दा है आपका विश्व शांति कैसे क्या हुआ उसका। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनाइटेड नेशन बना उसका एक मकसद ही यही था कि युद्ध ना हो अब दुनिया में, क्योंकि 50 लाख तो अकेले आप समझ लीजिए कि रसिया की सेना में और फ्रांस की सेना में, इंडिया की सेना में 50 लाख सैनिक मारे गए थे और 1 करोड़ के लगभग जो है ये यहूदी मारे गए थे। और यहूदियों को भगा भगा करके चैम्बर में गैस चैम्बर बना करके हिटलर ने मारा था, जो आरएसएस का आदर्श है। आप जानकारी कर लीजिए, आरएसएस का आदर्श क्या है, वो हिटलर है। इसीलिए यहाँ नारा दिया गया आरएसएस के खिलाफ कि जो आरएसएस नारा देता है तो हम लोगों को ये कहना था कि जो हिटलर की बात करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इस तरह के तानाशाहों के बादशाहों की मौत जरूरी है, जनता देती है ऐसी मौत। उसमें युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत होती है। रसा की 50 लाख की सेना मारी, मतलब लड़ी, और 4 लाख सेना आर्ट मारी गई, लेकिन युद्ध जीता गया। और उस युद्ध में ब्रिटिश सैनिक बहुत बुरी तरह से कमजोर हुए, ब्रिटिश साम्राज्य बहुत कमजोर हुआ। हमारा आंदोलन उस समय चरम पर था, हम आंदोलन की दिशा बदली। वहाँ पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किए, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, कि भाई इंग्लैंड, भारत जो लड़ रहा है, इंडिया जो लड़ रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, वहाँ पर अगर हम आज़ादी नहीं देते हैं तो हमें मार कर भगाया जाएगा और खून की ज़्यादा संभावना है। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने ये समझा कि एक समझौता ही सही, एक आज़ादी का प्रस्ताव पास किया इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने और उनको आज़ादी मिली। और यूएनओ ने ये प्रस्ताव पास किया कि कोई भी हो नहीं सकता है अब, और कोई किसी की जमीन को हड़प नहीं सकता है। इसीलिए पहला जब इराक का सद्दाम हुसैन का मामला जब आया था तो सद्दाम हुसैन के बारे में यही था कि उसने कुवैत पर हमला किया था और रातों रात कब्जा कर लिया था। तो ये अब हो नहीं सकता। भूटान छोटा सा देश है, बांग्लादेश छोटा सा है, आपका श्रीलंका छोटा सा है, मालदीव छोटा सा है, मतलब जो आइलैंड है जरा सा ही एक गिलो के हमारे बराबर हैं। सबके अस्तित्व की बात आई कि सब कैसे कोएग्जिस्टेंस में रहें। इसलिए यूएनओ ने पास किया कि किसी देश के ऊपर हमला नहीं कर सकता है और कोई भी देश किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर सकता है। इसलिए इस चीज को लेकर के, इस तरह की फर्जी राष्ट्रवाद को लेकर के लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जानी चाहिए। और प्रस्ताव पास कर दिया गया, इंटरनेशनल लॉ बने और उसकी कोर्टें बनी, दुनिया भर की बातें, और युद्ध अपराधी घोषित किए गए लोग जो इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं और लोगों का नरसंहार होता है। खिलाफ मुकदमा खुद चलाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है और युद्ध अपराध घोषित होने के बाद ऐसे आदमी मार दिए जाते हैं या फांसी पर लटका दिए जाते हैं। और हुआ ये कि जो और संस्थाएं यूएनओ की हैं, एक ही संस्था नहीं है, उसमें हेल्थ है, तमाम सारी चीज़ें हैं, हेल्थ है, वेल्थ है और कल्चरल है, बहुत संगठन है उसमें जो दुनिया भर के है। उसमें ऐसा हुआ है कि जैसे वर्ल्ड बैंक की आपने बात की, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 2 चीज़ें ऐसी आई उभर करके कि जिनको फंडिंग किया, ज़्यादातर हम समझते हैं कि 60% फंडिंग जो है फाइनेंस बाई अमेरिका हुआ। जिसका फाइनेंस जिस संस्था में ज़्यादा होता है आप जानते हैं कि उसका वर्चस्व ज़्यादा होता है। और ये दुनिया के पूंजीपतियों ने एक नया दौर शुरू किया। जो मैं कह रहा था कि यूएनओ बना, उसके पहले दो ध्रुव हुए थे। एक ध्रुव राष्ट्र हुआ था, मतलब ध्रुवी राष्ट्र, और एक मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में ये लोग थे ब्रिटेन, अमेरिका, उसी में उसमें भी था। ये मिल करके हिटलर को, या यूँ कह लीजिए ध्रुवी राष्ट्रों को, उसमें जापान था, जापान ध्रुवी राष्ट्र में था, यानी कि वो उसके साथ था, जर्मनी के साथ था। ध्रुवी राष्ट्रों में कुछ ही देश थे लेकिन बहुत मजबूत, टेक्निकली बहुत मजबूत थे
और उनका जो हथियार था, उनका जो बख्तरबंद था, उनकी जो जहाज थी, लड़ाकू विमान थे, वो बहुत मॉडर्न थे। इसलिए दुनिया पर वो कब्जा करना चाहते थे और कुछ हद तक हिटलर ने उसमें फ्रांस को और मैं समझता हूँ कि आधा रूस तक पहुँच गया था पूरा सेना लेकर के, और इधर से जापान भी आ गया था हमारे बर्मा तक। और बर्मा में 1935 में जब बम गिरा है तो उसके बाद से हमारे गांव के लोग बर्मा में रहते थे, आधा हमारा बर्मा में रहता था। वो सब 1905 की बर्मा की भगदड़ मशहूर है। हमारे गांव के आधा लोग किसी तरीके से मरते जीते भाग करके आए थे। कोई पैदल रास्ते में मर गया था, कोई जहाज से आया, कोई क्या करके कलकत्ता में ट्रेन से आए। इस तरह से 1925 का एक दौर हुआ। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये सारे लोग जो कैदी हुए थे सब छोड़े गए। इनको आज़ाद हिंद फौज के लोग छोड़े गए, मुकदमा जो चला तो वापस लिया गया, तमाम सारी चीज़ें हुई। लेकिन विश्व शांति की जो बात आई, उसमें विश्व शांति के लिए यूएनओ का जो फार्मूला था, जो प्रस्ताव था, उसमें और जो संगठन थे उसमें अमेरिका हावी हुआ। लेकिन चूंकि तब तक चाइना में क्रांति हो चुकी थी, चाइना को मान्यता मिल चुकी थी और चाइना जो है यूएनओ का वीटो वाला पावर हासिल कर चुका था। तो वीटो पावर हासिल करने वाले 5 देश थे, में अमेरिका था और ये इंग्लैंड था, चाइना था, फ्रांस था। 4-5 देश ऐसे जो मजबूत देश थे, पूंजीपति देश थे। और उनमें सबसे ज्यादा एक नाटो बना। नाटो देश ये था जो आज की लड़ाई में नाटो परोक्ष ढंग से उन देशों को जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यूँ कह लीजिए सोशलिस्ट टाइप की कंट्री है, जैसे रूस है या और उसके इर्द गिर्द देश हैं, चाइना है, कम्युनिस्ट कंट्री है, और जो इस तरह से सोशलिस्ट जहाँ से डाउन ट्राडन का जिनका शासन सत्ता आई और सेना बनाया, और लगातार वो नाटो जो है उन देशों का जो पूंजीपति देश हैं उन लोगों के लिए फंडिंग का काम किया और मिलिट्री देने का काम किया। हर तरीके से मजबूती से उन देशों को सपोर्ट करता है, हथियार बेचवाता है। जो देश खड़े होकर के, जैसे आजकल यूक्रेन का मामला चल रहा है, यूक्रेन पहले वो था रसा के भाग से जब आज़ाद हुआ है, लेकिन वो नाटो में नहीं गया। नाटो का मतलब ही ये हुआ कि एशिया के देशों में अशांति फैलाना। ये लड़ाई ही यूक्रेन और रूस की ये है कि नाटो में नहीं जाना, अगर नाटो में जाओगे तुमको हम तबाह कर देंगे। इसलिए कि सारी लड़ाई लड़ी गई जनता के लिए और जनता के खिलाफ जा करके, और नाटो से मिल रहे। नाटो का मतलब यूरोप से, यूरोप का मतलब अमेरिका, अमेरिका का मतलब पूरे पूंजीपति देश, मल्टीनेशनल कंपनियां जो पूरी दुनिया में राज करना चाहती हैं, जैसा चाहती हैं वैसा चुनाव कराती हैं। उसका असर हमारे यहाँ भी आ गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज जीत रही। मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिका की कंपनी की वजह से जीत रहे हैं और उनके एजेंट अडानी अंबानी बने हुए हैं। और ये ईवीएम पर से लेकर के कोर्ट कचहरी तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, सबको अपने, और मीडिया को सब अपनी मुट्ठी में। 28 चैनल तो आपके अडानी के चलते हैं, 27 चैनल अंबानी के चलते हैं। कहाँ से आप कोई बात शांति की कर सकते हैं? ये अशांत करने के लिए, अपना बिजनेस पैदा करने के लिए ये दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाती है, ईसाई और मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है? कहीं कुछ नहीं है। ये हथियार बेचने की ये लड़ाई है। ये इजराइल को इतना हथियार दे रहे हैं, इतना गोला बारूद, लाखों टन का बम दे रहे हैं कि तुम ऐसे देशों को, ऐसे लोगों को तबाह करो और हमसे हथियार ले जाओ। और दुनिया में जब तबाही मचेगी तो हथियार की खरीद होगी, और जो देश हथियार खरीदेंगे वो कर्जदार जरूर होंगे। मसलन इसी में पाकिस्तान चला गया, इसी में श्रीलंका चला गया, इसी में बांग्लादेश कमजोर हुआ। यानी कि जितने देश अमेरिका के संपर्क में आए, नाटो के संपर्क में आए, मल्टीनेशनल कंपनियों के संपर्क में आए, उनके कब्जे में गए, सारे के सारे तबाह कर दिए गए। आज हमारा इंडिया उसी की कतार में खड़ा हुआ है, क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं है कि कहीं भी डेमोक्रेसी आए। और डेमोक्रेसी का मतलब ये है जनता का राज, जनता का राज का मतलब शांति, शांति का मतलब ये है कि देश का डेवलपमेंट, जनता का डेवलपमेंट। ये नहीं चाहते। अगर जनता का डेवलपमेंट हो गया तो बड़े सरमाएदार, मल्टीनेशनल कंपनियों के सूरमा और अमेरिका और यूरोप
जो पूंजीपति देश हैं ये जिंदा कैसे रह पाएंगे? ये अपनी जिंदगानी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाइयाँ लड़वाते हैं, जो हमारे आपके समझ में आता है कि हम तुम जैसे कि किसी ने बताया कि मुसलमान ईसा से हैं, जहाँ जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है जितना ये गल्फ कंट्री है, अरेबियन कंट्रीज हैं, सब में अमेरिकी कंपनी लगी हुई है। जो तेल निकालने का सारा ठेका जो है अमेरिका की कंपनियों के पास है, और वो कंपनियां ही इनको फंडिंग करती हैं, इनको पैसा देती हैं, इनको हथियार देती हैं। ये लड़ाई तेल की है। गल्फ कंट्री जब भी लड़ाई होती है ये तेल की लड़ाई होती है, वो नस्लों की लड़ाई नहीं है। जैसे नसरल्लाह है और दुनिया भर का जो संगठन का जो अगुआ बने हुए हैं, ये किसी देश की सेना नहीं है। ये हमास है और दुनिया भर के जो संगठन बने हुए हैं, ये संगठन निजी हैं और ये संगठन अपनी अपनी सेनाएं बना देते हैं और सेना बना करके उसी तेल के कुओं को कब्जा करते हैं जिस पर अमेरिका काबिज है। और जब ये कब्जा कर लेते हैं उन तेलों पर, उन कुओं पर, तो ये उन तेलों को निकलवाते हैं, निकलवा करके बेचते हैं, उससे सेना तैयार करते हैं, फौज तैयार करते हैं, हथियार खरीदते हैं। ये इनकी देश की सेना नहीं रखते हैं। देश तो अलग हो जाता है, इनकी अलग सेना है। जो सेना ये बनाए हुए हैं वो उससे लड़ती है, इजराइल से लड़ रही है। वो इजराइल के लोग उनसे इजराइल एक देश के रूप में ही नहीं है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों का सरमाएदार बन के बैठा हुआ है, यूरोप का सरमाएदार बन के बैठा हुआ है, अमेरिका का सरमाएदार बन के बैठा हुआ है। इसलिए नन्हा सा एक जिले के बराबर का हमारे देश वो पूरे के पूरे अरब कंट्री को हैरान परेशान करके रख दिया। जहाँ चाहता वहीं बम फेंक देता, जहाँ चाहता वहाँ लड़ाई करता, जहाँ चाहता जीत लेता है। और दुनिया का जो ये हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो ये पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, मीडिया हैं, सब अपने अपने ढंग से ये मामला बनाने में हो जाती है। हमारा देश से ये हो जाता है कि मुसलमानों से लड़ाई चल रही है, हमारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, साले मुसलमान मारे जा रहे हैं। अरे मुसलमान नहीं मारे जा रहे, आपके देश की कुटाई होने जा रही है। ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, इस देश को कूटने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसलिए यहाँ की सेना को प्राइवेटाइज कर दिया गया। मैंने एक दिन कहा था एक बहस में कि ये जो अग्निवीर आए ये भी प्राइवेटाइजेशन है। तो कौन करेगा इस पर प्राइवेटाइजेशन? कौन एजेंसी है दुनिया की जो हमारे देश की सेना को ठेके पर लेगी? आप कल्पना कर लीजिए। ऐसे ही हर देशों में, वहाँ हुआ पाकिस्तान की सेना इसी तरह से है, इसी तरह से श्रीलंका की सेना है, इस तरीके से आपकी बांग्लादेश की सेना, जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर कब्जा करने के लिए इनके लोग जाते हैं, अपने सेनापति बनवा लेते हैं। वैसे अपने यहाँ है, हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई हमारे सामने है, और विश्व शांति तो जो नारा देते हैं तो अशांति कराते हैं। भाई आप आरोप लगा देते हैं कि ईरान के पास एटॉमिक हथियार है, आप आरोप लगा देते थे सद्दाम हुसैन के ऊपर की एटॉमिक हथियार है, आप दुनिया के उद्देश्य के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि फला के पास एटॉमिक बम है। लेकिन जब जांच होती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, और रिपोर्ट आती है तो ये होता है कि नहीं भाई ये आशंका व्यक्त की गई थी, और दरअसल मामला ये होता है वहाँ के अमेरिका के खिलाफ, मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ मोर्चाबंदी करना चाह रहा हो लीडर वहाँ का, उसको तानाशाह घोषित करके, तमाम चीजों से उसको आक्षेपित करके, उसको उसी देश की जनता से, उसी देश की सेना से बगावत करा के मार दिया जाता है। इस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं। तो हमें बड़ी बारीकी के साथ, ये पूंजीपति का दौर चल रहा है, पूंजीवाद का दौर चल रहा है, इसमें डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। हमारे संविधान के ऊपर इसीलिए खतरा मंडराने लगा। एक नारा दिया गया, एक नारा आया भी और किया भी जा रहा है कि संविधान खतरे में। उसके पीछे यही है कि जिस दिन संविधान खत्म कर दिया जाएगा उस दिन किसी न किसी, जैसे एक राष्ट्र, एक नेशन, एक इलेक्शन, ये सब चीजें, एक का मतलब क्या होता है भाई? दुनिया देश डेमोक्रेटिक, एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब हिटलर शाही, एक का मतलब एक तानाशाह, एक का मतलब एक चीज, एक का मतलब कि लोग नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, जनतंत्र नहीं, बहुत सारे लोगों का
नहीं, एक आदमी का, एक संगठन का, और एक, अब आप अपने एक धर्म का हो जाएगा, एक धर्म का मतलब होगा एक जाति का, एक जाति मतलब वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है सबवाद। इस देश को उसी में झोंकना चाहते हैं लोग, उसी के लिए सारी दुनिया में ये प्रचार किया जा रहा है। हमारे यहाँ प्रचार हो रहा है कि अच्छा हुआ गल्फ कंट्री लड़ रही है और मुसलमान खत्म हो जा रहे हैं, इसी को प्रचारित किया जा रहा है। इस पर हमें बहस दूसरे ढंग से करना पड़ेगा। ये बहस इस रूप में करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जहाँ भी है डेमोक्रेसी बरकरार रहनी चाहिए। हमें डेमोक्रेसी के लिए आवाज आनी चाहिए। शांति होगी कि जब डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, बहुत सारे लोगों का देश जिंदा रहेगा। एक आदमी कहीं भी रहेगा वो तानाशाह बनेगा, हिटलर बनेगा, और हिटलर का मतलब ये होगा कि वो जो भी उसके खिलाफ आवाज उठेगी वो गैस चैम्बर बना करके उसी में डाल देगा, लोग गैस से मर जाएंगे, जो बचेंगे उनको गोली मार दी जाएगी, नहीं सूली पर लटका दिया जाएगा, और एक नस्ली स्वभाव पैदा कर दिया जाएगा लोगों के अंदर कि दुनिया में नस्लवाद चल रहा है और हमारे यहाँ तो जातिवाद चल रहा है। जात पूछ करके काउंटर हो जा रहा है, जात पूछ करके यहाँ पर हमारे अधिकारी को फंसाया जा रहा है। तमाम चीजें हैं, बहुत लंबी बात है, मैं कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन इतना मैं बोल गया आपके आदेश से, क्षमा करिएगा। जय हिंद। नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, ये परफेक्ट है। क्योंकि ये जो स्थिति है हम तो इसको स्पष्ट जान नहीं पाए, और चूंकि इधर हम कभी ध्यान भी नहीं दिए, लेकिन जो एक पॉइंट केवल था, मात्र एक पॉइंट जो था, जो मैंने देखा था और मैं जो समझ रहा था, मैं उसी पॉइंट पर हमेशा केंद्रित रहा। लेकिन ये बात भी थोड़ा सा तो मानने योग्य है कि नागासाकी हिरोशिमा न हुआ होता तो संभवतः ये लोग सुलह करने पर नहीं चलते, मैं जहाँ तक समझता हूँ। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ और पहले भी 39 में बनी, और 39 में बनने के बाद ये जा करके जब 7 अगस्त 45 को 3 दिन के अंदर में 2 बम फोड़े गए और नागासाकी और हिरोशिमा का घटना हुआ, तब इसने जो है कि लंदन ने ये आदेश पारित किया कि हम सबको मुक्त कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। खैर जो भी हो, लेकिन आपसे अच्छी जानकारी मिली। और एक चीज़ और हम जो है कि इस पे आपसे जानना चाहते थे कि जैसे ये जो विकल्प है, कि जो मैंने एक विकल्प दिया, कि ये भी विकल्प तो हमारा एकदम सेम टू सेम यही है कि जो पूंजीवाद है और जो क्षेत्रवाद की लड़ाई है ये ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्षेत्र से जैसे अब रह गई बात कि उसमें जो 1500 किलोमीटर का क्षेत्र तेल वाले राज्य में आएगा, भले ही वो तेल वाले राज्य का होगा, लेकिन अदर जो है कि राज्य उस पर कब्जा तो नहीं कर पाएगा, और अदर राज्य उसको जो है कि विभेद भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में विश्व शांति की ओर तो हम बढ़ेंगे ही, बशर्ते कि अब इस पर पहल कैसे हो, यही इस पर चर्चा करनी है। ठीक है सर। और वंश गोपाल केवट भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि वंश गोपाल जी, आप आ रहे थे, जा रहे थे, और फिर भी आप अगर इस पर अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं तो राय रखिए, परिचय देते हुए, क्योंकि आप अपरिचित नहीं हैं, हमेशा हमसे मिले हुए हैं, हम लोग मीटिंग में मिलते रहे हैं। तो बताइए सर, आप हैंड रेज किए थे, कुछ कहना है? आपका हैंड रेज है सर, आप कुछ कहना चाहते थे क्या? भूपेंद्र सर, आपका हैंड रेज था, आप कुछ कहना चाहते थे? माइक ऑफ है, आपका हैंड रेज था सर, कुछ और उसमें जोड़ना चाहते थे क्या? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर, बताइए। आवाज आई? हाँ आवाज आ रही है। नहीं, तो कहना नहीं चाह रहे थे, हमको ये लगा कि ये हमारा हाथ उस पर टच कर गया था, अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी बातें सही हैं, आपने जो सही है, इस पर बहस होना चाहिए। ठीक है सर जी, तो ओके। बंश गोपाल जी, बंश गोपाल जी, आप यस सर। जी अपनी बात रखिए आप भी इस पॉइंट पे। यस। माइक आपकी बंद हो गई है, माइक बंद हो गई है, माइक बंद हो गई है बंश गोपाल जी। हाँ
यस सर। हाँ बताइए। हाँ सर, सभी को प्रणाम सर। सर ये जो देश की लड़ाई के लिए है, ये सब हम अपने गांव से ही सर ये समझ सकते हैं। जिस प्रकार गांव में ही एक बहुत सारे लोग कई तरह के प्रक्रिया अपनाते हैं कि जैसे कोई जुआरी हो गया, कोई मर्डर वाला हो गया। कहीं न कहीं से हर गांव, नगर, शहर से जो है वो बिलोंग कर रहा है। इन्हीं इन्हीं के संदर्भ में यदि ये सब चिन्हित हो जाए, कौन कहाँ नौकरी कर रहा है, कोई मान लीजिए चाहे पाकिस्तान हो चाहे दूसरे देश से हो, कहीं कहीं अपने यहाँ से तो सूचना सूचना का आदान प्रदान तो हो ही रहा है। जी उनको संरक्षण देने में हम ही सभी का हाथ है, ये अपने देशवासियों का ही हाथ है। तभी तो दूसरा यहाँ पर हावी होगा। तो मेरा ये मानना है कि अपने गांव गांव शहर नगर जो भी हैं उनमें निगरानी हो। फोन वगैरह जो चालू हैं ये टेप किए जाएं कि किससे बात हो रही है, क्या प्लानिंग यहाँ की है, वहाँ की जो अच्छे व्यक्ति भी हैं वो अच्छा वर्क करना भी चाहे हैं, अच्छा नॉलेज भी रख रहे हैं, लेकिन कुछ होती हैं तो इतना क्रेज नहीं पाता कि अपने आप को निकाल सके। और जो है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या है कि अपन लोग जो है बाहर की टेक्नोलॉजी जो मतलब सद्गुण हो उनको कम से कम चूज करके अपने यहाँ यूज होना चाहिए। और जो अब गुण वालों को ध्यान दें, जैसे स्विट्जरलैंड में जो अच्छी चीजें हैं, जो जापान में अच्छी चीजें टेक्नोलॉजी है, वहाँ की अपने यहाँ यूज होना चाहिए। है यहाँ की चीजें जो है वहाँ बल्कि न बताना चाहिए। वहाँ के जो सद्गुण है, बहुत बहुत जगह अच्छी रोडें हैं, बहुत देशों में बहुत जगह अच्छा टेक्नोलॉजी है, जो अपन कंप्यूटर मोबाइल ये सब चिप वगैरह सब बाहर से मंगाते, वो चाहे तो 1 मिनट में पूरा देश को ब्लास्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरी उनकी टेक्नोलॉजी जो है सब विदेशों में ही है, अपने यहाँ नहीं है। तो यहाँ यदि कोई करना भी चाहता है तो यहाँ भ्रष्टाचारियों के कारण जो है अपना जो कार उत्पादन वो नहीं कर पाता। वो जितना उत्पादन करना चाहे तो उनको कहना चाहिए कि घूसखोरी या कि पैसा दे दे के वो खुद खुद ही परेशान हो जाएगा, या कि इतना कानून यहाँ का नेताओं के कारण, या कि अन्य कहना चाहिए कि जो मजबूत स्थिति में है, जो यहाँ यहाँ वहां से आदान प्रदान करते हैं, इतना वो उनको गिरा देते हैं कि वो उभर ही नहीं पाता। तो ये भी कारण है अपने देश को जो नहीं उभर पा रहा। तो सर यही बातें हैं सर, और बाकी सब सब जानकारी है सर जो सुने हैं वो सर भूपेंद्र सर की जो बातें हैं वो अपने देश के लिए जो बात किए हैं उनमें भी सर हमारा समर्थन है। वैसे भी आप भी बहुत ही थैंक यू सर। जैसे एक है हम्म, सर। जी 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 बोलिए सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ सर, जैसे एक अभी अभी की घटना है हमारी, अभी मुश्किल से 15 दिन की घटना है। जी एक हमारे रीवा जिला में एक छोटा सा गांव है, जो हमारे समाज के लोग क्या कि अभी पुराने टाइम में जो तालाब हुआ करते थे सर, तो तालाब पानी पानी का जो है पट्टा है, जी लेकिन मेड़ का पट्टा नहीं रहता है। तो अपन लोग इतना मतलब सक्षम नहीं है कि एक वकील की फीस भी दे सके और अपना जो जमीन है सुरक्षित कर सके। तो उसमें क्या है, अभी 15 दिन की बात है। तो कुछ लोगों द्वारा जो है हाई कोर्ट में ऊपर आवेदन आवेदन करके जो जैसा है, इन लोगों को कोई भनक नहीं लगी है। तो हाई कोर्ट से कुछ आदेश आया, 6-7 लोगों का नोटिस आया है। तो उनके जो आज कम से कम 20-25 साल पुराने मकान जो बने थे, वो मकान जो है हाई कोर्ट द्वारा 6-7 लोगों को मतलब नोटिस मिला था, गिरा 15-20 लोगों का। एक तरफ से सर वे पूरे मकान जो है गिरा दिए गए। अब जब इनके मकान गिर गए तब किनके पास जाएं? भाई नेता है तो वो भी सुनने वाला नहीं है। हाई कोर्ट में फीस देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है कि क्या कैसे हो गए। अब वो इस समय हम गए हैं वहां देखने सर, अब कल भी जाना है। तो वहां जाके देखी हैं
पन्नी में उनके लड़के बच्चे जो परिवार है पन्नी मतलब बेसहारा हो गए। उनके घर बनाने के लिए भी कोई पैसा का इंतजाम नहीं है, तो पन्नी लगाकर एक उन मिनट पूरा एक परिवार सहित एक रख रहे हैं। एक मिनट वंश कुमार सर, जी सर। आप कब जा रहे जी हैं जी वहाँ पे? सर। कल कब हाँ, कल कल जाना है सर। कब कब पहुँचेंगे वहाँ? कल जाना है सर। वहां मतलब 1 बजे के आसपास सर पहुंच जाएंगे। वहां कुछ सूचना दिए हैं हाँ। कि आप लोगों के बीच में जो है हम 2-4 लोग आएंगे अच्छा और आपसे मतलब जानकारी लेंगे कि कब आपको नोटिस मिली है अच्छा, और और कब कौन क्या कौन लोग कैसे, जा मतलब रहे हैं? 7 लोगों का नोटिस था सर। सतना से हरि गोविंद जी हैं, अच्छा, और सतना से हैं, और कुछ मैहर से हैं, प्रकाश जी हैं, अच्छा, प्रकाश और माझी हैं। शिव प्रताप जी हैं। हाँ जी जी हाँ। हाँ, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब यहाँ से 5-6 लोग सर वहाँ जा रहे हैं। वहाँ की क्या प्रक्रिया हुई है, क्या कैसे अचानक होगा, इसके पहले सूचना क्यों नहीं दिए हैं इसके लिए सर कल उनके पास थोड़ी 10 मिनट 15 मिनट के लिए उनके पास टाइम लेना है। और जो जैसा है हम लैपटॉप भी ले जाएंगे सर, उनकी एप्लीकेशन भी कुछ बनाएंगे, क्या कैसे है उनका नोटिस लेंगे। और जमीन की जो उनका खसरा है, बीवन है, कब से प्रक्रिया में ये प्रकरण उनके में पहले से था कि नहीं था, ये सारी सर बातें जो है कल उनके सामने करनी है सर। ठीक, बहुत अच्छा, बढ़िया। आप जाइए, और जी जी सर। अगर आप एक्सेप्ट करें तो आप निषाद समाज के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। जी। अगर प्रतिनिधित्व आप निषाद समाज का स्वीकार कर रहे हैं यस सर। तो ये कहकर भी आप वहाँ पे रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम या कोई ऐसी बातें आती हैं वहाँ जितने परिवार को नोटिस आई है, ये क्लियर कर लीजिएगा कि कितने लोगों को आई है और कितने लोगों को जी जी। नहीं आई है। ठीक है, तो ये भी एकदम यस क्लियर कर सर। लीजिएगा कि कितने यस लोगों सर। जितने घर गिराए हैं, बिल, पूरा सबका नाम पता सब कुछ नोट करके। और चूंकि ये जानकारी, जैसे आपको कुछ लोगों ने बताया 20 बिल्कुल सर। 25 साल से मकान है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो लोग आज़ादी से पहले से तीसरी जी सर। पीढ़ी वहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि मैं भी उस पर निगाह लगाया हाँ हुआ हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर हाँ, जी। मैं भी उस पर पूरा निगाह लगाया हूँ। जी जी। लेकिन स्थिति ये है कि भाई अब हम उस ढंग से पैसे वाले बिल्कुल सर। नहीं हैं, और ना तो उस ढंग से संगठन है। अगर संगठन मजबूत होता तो हम उस पर पूरा बिल्कुल। का पूरा जो है कि कार्रवाई करते। हालांकि अभी किसी ने उसमें एक ग्रुप जी में डाला मैसेज, सतना वाले मैसेज में जो है कि डाला है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक जी। जी अधिवक्ता ही शायद डाले हैं, या जो भी डाले हैं, नहीं, कोई पार्टी के कोई पदाधिकारी डाले हैं। जी। जी। तो उस पर मैंने कमेंट किया कि निषाद अच्छा समाज अच्छा। आपका पूरा का पूरा समर्थन करेगा, और आप इसमें जो भी कार्रवाई करना है बिल्कुल तो सर। वो जो है कि निषाद समाज राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि अभी संगठन पूरा कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल लेकिन सर। फिर भी हम पूरी तैयारी में रहेंगे और पूरी कार्रवाई जी की जी। जाएगी। चलिए, इसके बीच में हम लोग अपनी भी बातें यहाँ बिल्कुल निकाल सर, ली। बिल्कुल। चलिए ठीक, और कुछ कहना है सर? भूपेंद्र सर? नहीं नहीं सर, सर बस थैंक यू सर। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। आप वहाँ जाइए, हम लोगों का पूरी शुभकामनाएं, और हम लोग भी साथ रहेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हो सकता है नंबर आपका हम निकाल करके आपसे बात करें, या ठीक है, और या फिर आप बिल्कुल। पहुँचने के बाद बात कर जी जी लीजिएगा। सर। जी, ठीक है, धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। भूपेंद्र सर। थैंक यू सर। जी, भूपेंद्र सर, अब बताइए आप, ये और कुछ आपको इंक्रीज करना है कि फिर वैसे टाइम हम लोगों का 1 घंटा लगभग हो गया है, जैसा कहिए। और जानकारी आज हमको बहुत बेटर मिली, और निश्चित है कि इस पर हम रोकने वाले थे। आज हम ये मायूस थे, क्योंकि पिछली मीटिंग पे 2-3 लोग, तीन ही लोग थे, लेकिन 3 लोग ऐसे लोग थे कि वो बोलने से कतरा रहे थे। तो इसलिए हम इस बार ये सोचे कि छोड़िए, ये फालतू जो है, जब समाज नहीं चाहता है तो हम क्यों चाहें। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में कुछ लोग जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने ये कहा था कि नहीं, ये पहल आवश्यक है। हालांकि फिर वो लोग नहीं जुड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये पहल आवश्यक है। हो सकता है भाई वो मिस कर गए हों, भूल गए हों, वो अलग बात है।
तो हमें तो चलाना है, तो हमको तो याद रहेगा। तो आप बताइए इस पे आगे और कुछ, फिर हम लोग उसके बाद इन छूटते हैं। आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है, एकदम स्पष्ट आ रही है। इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है सर। इसको कंटिन्यू करिए नागर साहब। और कंटिन्यू। जो आपने ये संगठन बनाया अधिवक्ता लोगों का, जी जी तो इन लोगों के बीच में कुछ हम समझते हैं कि कानूनी, चाहे वो इंटरनेशनल की पॉलिसी हो, देश की और विदेश की, सब तरह की पॉलिसीज हो, कानून हो, और हम लोगों के बीच जो बहस हो, जी ठीक है, तो वो आप मुद्दा वो आप तय करके बता दिया करिए। जैसे जी आज आपने किया, लेकिन मैं देखा नहीं था, एकाएक मैंने देखा, अभी खोला जब, तो उसमें कि ये हुआ कि अभी अभी शुरू होने जा रहे, तो मैंने देखा कि कुछ इंटरनेशनल मामला है। इसको ऐसे ही मैं बोल गया, ऐसे ही कि मतलब विश्व शांति के लिए जो भी है, मेरे दिमाग में जो आप बातें बहुत थी अच्छा उसको बोले मैं सर, बता दिया, चूंकि लेकिन उसको क्रिया लाइफ से है। हम चूंकि अपने लोगों को हम और जानते हैं कि हाँ, लॉजिकल हम ये लॉजिकल, रीजनेबल हाँ और तथ्यात्मक ये होनी चाहिए, तब लोगों को भरोसा होगा कि हम लोग जो बोलते हैं उसमें सच्चाई भी रहती है। जी तो इसलिए आप रखिए, अच्छे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बुद्धिजीवियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और देश की पॉलिसी, देश की कानून, और जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, यूँ कह लीजिए कि दलित पिछड़ों के लिए ज़रूरी है, उस पर हम लोगों को इसी माध्यम से, इस मंच से हम लोग ज़रूर बात करें। जैसे और हमारा मंच है, आपका है, जो हम लोग संडे को या ट्यूसडे को करते हैं, जी तो वो हमारा है ही है। जी वो आप जो एजेंडा देंगे, जो वहाँ एजेंडा मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन ये एजेंडा खास करके लीगल एजेंडा के रूप में आप रखिए इसको, कि लीगल एजेंडे पर कुछ अधिवक्ताओं को जोड़ लिया जाए, और इन लोगों से आपस में हम लोग बात कर लें कि ये चीज़ें हैं, ये बदलाव हो रहे हैं, और ये कानून आए हैं, कुछ नई नई चीज़ें भी सीखा जाए। जैसे आपने आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात किया, विदेश नीति पर, विश्व शांति पर, ये बहुत बड़ी चीज़, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अब तो इस पर चल सकता है एक एक चीज़ पर, तो ये सब बातें हो सकती हैं। तो आप रखिए बिल्कुल सोच समझ के, आप तो समझदार आदमी है काफ़ी, हर चीज़ जानते भी हैं, तो आप उन्हें हिसाब से एजेंडा रखिए, बाकी बता दिया करिए। और इसमें तो आ ही जाता है, छोटा मोटा हम लोग भी समझ करके बोला जाएगा, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, लोगों से बुलवाना बहुत ज़रूरी है, अपने लोगों को ट्रेंड करना भी इसी बहाने ज़रूरी है, जी लोग समझें, बोलें, और उसको प्रचार भी करें। हमारा मकसद ये है। ठीक है सर? जी सर। हम सबसे हाँ, बड़ी ये चीज़ थी कि बस हम ये सोच कर रखे कि एक तो हम अपने समाज के लिए चल ही रहे हैं, हम ये अदर समाज से भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें इसमें हम हर ग्रुप में डाल रहे हैं, अपने समाज के ग्रुप में नहीं डाल रहे हैं। जितने ग्रुप में हम अपनी मीटिंग डालते हैं उन लोगों में कम डाले हैं, तो कम से कम ग्रुप में डालें। और जो अदर समाज के हमारे पास ग्रुप है, तमाम समाज के आदमी समाज के हैं, तो जिसमें सभी लोग जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे पास एक भीम सेना का भी है, तो उसमें भी हमने डाला, तो उसमें से भी उस पिछली बार लोग रहे, लेकिन इस बार नहीं। तो इससे हम थोड़ा सा मायूस थे, लेकिन आपकी बातों पे हम हर एक हालत में रहेंगे। और भाई एक दो मीटिंग अगर लोग नहीं आते हैं तो आपको भी इसकी हम जो है कि सूचना तो हर एक हालत में अब देंगे। जी ठीक है सर, चलते हैं फिर बिल्कुल। कल सुबह 10 बजे, और सवा इसको 10 बजे। इसको 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 रिकॉर्ड करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्ड आप कर लीजिएगा सर इसको। पूरा रिकॉर्ड और है, जो और भी वो कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने का, सर पूरा रिकॉर्ड आपको है। ये मिलेगा ना, जो आपने वो बनाया चैनल, वो चैनल यूट्यूब का, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जरूरी है, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पर आप वहाँ कराएंगे, इसका भी बेनिफिट मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही। तब हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि हमारा समाज दलित पिछड़ा है, ये सब समझदार बने, ठीक है, चंगुल में न आवे, नहीं तो लोग ना करके खेल जाएंगे। इससे हमें बचाना है समाज। ठीक सर? जी सर, ठीक है सर। ओके, ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं वंशगोपाल सर, फिर मिलते हैं कल सुबह 10:15 बजे। ठीक। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। ठीक, ओके सर, ओके, नमस्कार। थैंक यू सर।